आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में बताया गया है, महमूद गजनवी के आक्रमणों के लगभग 150 साल बाद तुर्की आक्रमण का दूसरा चरण उत्तर भारत में प्रारंभ हुआ। इन आक्रमणों का जो नेतृत्व था वो गौर का शासक मोहम्मद गौरी कर रहा था। मोहम्मद गौरी का मूल नाम शहाबुद्दीन गौरी था और उसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो राज्य था गौर, वह आधुनिक अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित था। गौर के आरंभिक इतिहास के बारे में स्पष्ट सूचनाओं का अभाव है, किंतु 1010 में महमूद गजनवी द्वारा इस गौर के इलाके को जीत लिया गया। और जब महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद गजनवी साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हुआ, तब गौर भी स्वतंत्र हो गया और वहाँ पर शंशबनी वंश के शासन की स्थापना हुई। मोहम्मद गौरी इसी शंशबनी वंश का था। गौर और मोहम्मद गौरी के परिचय के बाद मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे, इस पर अगर बात की जाए तो स्पष्ट होता है कि गौरी के भारत पर आक्रमणों के कारण राजनैतिक थे। वस्तुतः महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद जब गजनवी साम्राज्य टूटने लगा, तब ख्वारिज्म का राज्य मध्य एशिया के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। हालांकि गौरी ने गजनी को भी जीत लिया था, किंतु गौर और गजनी मिलकर भी ख्वारिज्म का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अतः मोहम्मद गौरी, जो कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, उसके लिए मध्य एशिया में कोई स्कोप नहीं बचा और उसे अपने साम्राज्यवादी भूख को मिटाने के लिए भारत का रुख करना पड़ा। वस्तुतः उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार की इच्छा ही गौरी के भारत पर आक्रमण का मूल कारण थी। दूसरा एक जो कारण है वो ये है कि लाहौर और पंजाब वाले कुछ क्षेत्र पर गजनवी के वंशज शासन कर रहे थे। गौरी और गजनवी वंश के मध्य प्रतिद्वंदिता थी। गौरी गजनी वाले इलाके को भी जीत कर आया था, अतः वह उत्तर भारत में स्थित गजनवी शासन वाले इलाकों को भी जीतना चाहता था। यहाँ पर स्थित उत्तरकालीन गजनवी शासकों की सत्ता का विनाश उसका उद्देश्य था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों के कारण पूर्णतः राजनीतिक थे और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा इसके पीछे कार्य कर रही थी। अब उसके प्रमुख अभियानों की अगर बात की जाए तो मोहम्मद गौरी ने अपना भारतीय अभियान 1175 ईस्वी में प्रारंभ किया। पहला आक्रमण मुल्तान और उच्छ पर हुआ, जहां उस समय करामाती संप्रदाय के मुस्लिम शासक रूल कर रहे थे और इस इलाके को तुरंत ही जीत लिया गया। इसके बाद 1178 में गौरी ने गुजरात पर चढ़ाई की, किंतु गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक, जिसके दो नाम हमें दिखाई देते हैं, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने आबू की तलहटी के युद्ध में गौरी को बुरी तरह परास्त किया। अतः गौरी ने गुजरात के स्थान पर पंजाब के मार्ग से ही
भारत में प्रवेश का फैसला किया। 1179 1189 ईस्वी में एडी में उसने पेशावर पर अधिकार किया। 1181 से 1184 के मध्य 3 महत्वपूर्ण अभियानों द्वारा उसने सियालकोट पर अधिकार कर लिया। 1186 में उसने लाहौर को जीतकर वहां के गजनवी शासक खुसरो मलिक को बंदी बना लिया। लगभग इसी समय तत्कालीन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय भी पंजाब पर अधिकार का प्रयास कर रहे थे। उधर से उत्तर पश्चिम से गौरी पंजाब की ओर बढ़ रहा है, लाहौर तक अधिकार कर चुका है, मुल्तान जीत चुका है। इधर से दिल्ली की ओर से पृथ्वीराज चौहान पंजाब पर अधिकार करना चाहते हैं। अतः दोनों के बीच संघर्ष अपरिहार्य था और यही हुआ। भटिंडा के इलाके को लेकर, जिसे तबर हिंद भी कहा जाता था, भटिंडा पर अधिकार के लिए दोनों के बीच 1191 ईस्वी में 1191 एडी में तराइन का पहला युद्ध हुआ। एक्सक्यूज मी। यह लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए घातक सिद्ध हुई। वह बुरी तरह परास्त हुआ और बड़ी ही कठिनाई के साथ सुरक्षित गजनी लौट सका। किंतु गजनी पहुंचने के तुरंत बाद उसने युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी और 1192 एडी में उसने तराइन के मैदान में, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। तराइन के युद्ध का भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है। इसे एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। चौहानों का राज्य उत्तरी भारत का प्रमुख राज्य था और इसकी हार ने उत्तर भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग निश्चित कर दिया। गौरी ने दोआब और अजमेर के समीप पूर्वी राजपुताना के क्षेत्रों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। दिल्ली में तोमर वंश के एक राजकुमार को शासक बनाया और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को शासक नियुक्त किया। दिल्ली के निकट उसने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय शासकों पर नजर रखने के लिए नियुक्त कर दिया। पूर्वी राजपुताना के बाद 1194 ईस्वी 1194 एडी में गौरी ने चंदावर के युद्ध में कन्नौज के गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद को परास्त किया और इस तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस तक का क्षेत्र तुर्कों के अधिकार में चला गया। इसके बाद राजपूतों के छुटपुट विद्रोह अजमेर में होते रहे और अन्य इलाकों में भी होते रहे। इन विद्रोहों का गौरी ने दमन किया। गुजरात में भी सैनिक अभियान किए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ा के नगर को लूटा और अन्य क्षेत्रों में राजपूतों के विद्रोह का दमन किया। दूसरी ओर इसी अवधि में गौरी के एक अन्य सेनानायक इब्ने बख्तियार खिलजी ने 1203 में बिहार को और 1204 में बंगाल को जीता। समकालीन इतिहासकार हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर हसन निज़ामी की किताब का नाम है। हसन निज़ामी ने कहा है कि खिलजी ने बंगाल बिहार अभियान के समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम अभियान हुआ जो कि 1206 में हुआ, जिसका उद्देश्य था पंजाब की लड़ाकू खोखर जनजाति के विद्रोह का दमन करना। खोखर विद्रोह का दमन करने के बाद जब वह गजनी लौट रहा था तो सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर एक खोखर विद्रोही द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। ये गौरी के प्रमुख अभियान थे। अब अगर हम मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों
के क्या परिणाम हुए, इसकी चर्चा करें तो मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमणों के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए और गजनवी के आक्रमणों की तुलना में इनका रूप अधिक रचनात्मक था। परिणाम तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों ही रूपों में प्रकट हुए। गौरी के आक्रमणों के तात्कालिक परिणाम राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रकट हुए, जबकि दीर्घकालिक परिणाम सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के क्षेत्रों में प्रकट हुए। राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक क्षेत्र में इन आक्रमणों के फलस्वरूप भारत में एक नए राज्य की स्थापना हुई जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है और इस तरह उत्तरी भारत में पुनः राजनीतिक एकता स्थापित हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो राजनीतिक विघटन का दौर आरंभ हुआ उसका अंत हो गया। प्रशासनिक क्षेत्र की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक परिणाम ये हुए कि राजपूत काल की जो केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी उसका स्थान अब एक केंद्रीयकृत शासन प्रणाली ने ले लिया। यह शासन प्रणाली हालांकि धीरे धीरे विकसित हुई, लेकिन इसकी शुरुआत गौरी के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप ही हुई। कर वसूली प्रथा में भी केंद्रीकरण का प्रभाव पड़ा। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक संसाधन अब सीधे सीधे शासक के हाथ में केंद्रित हो गए, जिसके कारण साम्राज्य विस्तार करने में आसानी हुई, क्योंकि अब शासक के पास भू राजस्व से अधिक संपदा पहुंच रही थी। गौरी के आक्रमणों के आर्थिक परिणाम धीरे धीरे प्रकट हुए, विशेषतः व्यापार के विकास और नगरों के पुनरुद्धार के रूप में। राजपूत काल में सामंती प्रथा के कारण व्यापार और वाणिज्य की स्थिति पतनशील थी। इसी कारण नगरीय जीवन की अवस्था भी कोई विशेष संतोषजनक नहीं थी। किंतु तुर्कों द्वारा उत्तरी भारत में पुनः नगरों का पुनरुत्थान किया गया। व्यापार की प्रगति, हस्तशिल्प उत्पादन का विकास और नई मुद्रा प्रणाली के प्रचलन से उत्तर भारत के आर्थिक जीवन को नया रूप मिला। इसी कारण मोहम्मद हबीब, जो कि एक ख्यात नाम मध्यकालीन इतिहासकार हैं, ने तुर्कों के भारत आगमन को उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का नाम दिया है। गौरी के आक्रमणों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिणामों को देखें तो ये परिणाम तात्कालिक रूप से प्रकट नहीं हुए, तुरंत दिखाई नहीं देने लगे, बल्कि धीरे 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 उभर कर सामने आने लगे। सबसे पहली बात तो थी कि भारत में तुर्क शासन की स्थापना से इस्लाम का विस्तार और बड़े क्षेत्र में हुआ। धार्मिक विश्वास और सामाजिक संगठन के क्षेत्र में इस्लाम और हिंदू धर्म में अनेक अंतर हैं और इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप इस्लाम में धर्म परिवर्तन होने लगे। विशेषतः निम्न जातियां इस्लाम में परिवर्तित होने लगी। दूसरी तरफ हिंदू समाज में भी सुधार के प्रयास भक्ति आंदोलन के रूप में हुए। इसके अलावा तुर्कों के साथ आए सूफी संतों ने सांस्कृतिक संश्लेषण का काम किया। सूफियों का प्रभाव भक्त संतों पर और भक्ति सिद्धांतों का प्रभाव सूफी संतों पर पड़ा। तुर्क शासकों के द्वारा भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी बहुत योगदान दिया गया। उन्होंने एक नई स्थापत्य शैली यहाँ विकसित की, जिससे भारत का सांस्कृतिक जीवन उन्नत बना। ये सारे परिणाम धीरे धीरे प्रकट हुए, किंतु इनका आरंभ बिंदु तुर्क आक्रमण को ही माना जा सकता है। मध्यकालीन इतिहासकार इरफान हबीब ने तुर्क आक्रमणों के एक अन्य परिणाम की ओर भी इशारा किया है। यह परिणाम था नई प्रौद्योगिकी का विकास, नई तरह की टेक्निक्स का डेवलपमेंट। इरफान हबीब के अनुसार कृषि, हस्तशिल्प उत्पादन,
सैनिक सामग्री के उत्पादन और कागज के उत्पादन जैसे क्षेत्रों में तुर्कों ने उत्पादन के नए साधन विकसित किए, जिससे इन क्षेत्रों में और फिर व्यापार वाणिज्य में उल्लेखनीय प्रगति संभव हुई। तुर्कों के आगमन से उत्तर भारत में युद्ध पद्धति में मौलिक परिवर्तन आए। कागज के उत्पादन में वृद्धि के कारण अब लिखित रचनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चित्रकला के क्षेत्र में भी नए प्रयोग हो पाए, क्योंकि अब कागज उपलब्ध था चित्र बनाने के लिए। इसके अलावा हस्तलिखित पुस्तकों या पांडुलिपियां तैयार करने वाला एक विशिष्ट सामाजिक वर्ग भी विकसित हुआ। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि तुर्क सत्ता की स्थापना ने, जो कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का प्रत्यक्ष परिणाम थी, तात्कालिक परिणाम थी, उत्तर भारत की परिस्थितियों में अमूल्य परिवर्तन ला दिया और यह परिणाम रचनात्मक और लाभदायक सिद्ध हुए, जिससे कि उत्तरी भारत के इतिहास में एक नव युग का सूत्रपात हुआ। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम तुर्कों की सफलता के कारणों पर चर्चा करेंगे, जिस पर कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में निबंधात्मक प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू।